अगर माता पिता ठीक संस्कार दे दे बच्चों को पैसे की बजाय, तो बच्चे का जीवन बहुत बढ़िया चलता है। दैट इज, वन शुड बी ब्रेड एंड बॉर्न अपब्रिंगिंग विद सुपर गुड प्रिंसिपल्स। आपके घर में कोई अंकल आंटी आ गए और आप लड़के हैं, मान लीजिए, मानना क्या मतलब, लड़के हैं तो लड़के हैं ही हैं। मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं हरकतें लड़कों वाली हैं एकदम, कंटा पंटा मार दी किसी को जाके, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ओके। और लड़के ने अंकल जी और आंटी जी के पैर छू लिए। अब अंकल जी एकदम क्लाउड नाइन, बहुत खुश। आपने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। पापा मम्मी कह रहे हैं इनको भी चरा गया हमारा बच्चा, अरे इसलिए पैर छू रहा, जाए तो 11-21 दे के जाए कम से कम। तो यू हैव बीन नर्चर्ड विद वेरी गुड प्रिंसिपल्स। जब मैं लगभग छठी सातवीं में पहुंचा था, 12-13 साल उम्र थी, मतलब एक साथ नहीं पहुंचे थे, मतलब थोड़ा टाइम गैप आप मान सकते हैं। सर मतलब सेकंड टर्म एग्जाम हो चुका था छठी का, सातवीं आप जाने वाले थे, हाँ ऐसा ही मान लो। तो मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि बेटा मैं जिसके पैर छूंगा बड़े बूढ़े के, तुम उसके पैर जरूर छूना, और मैं जिससे हाथ मिलाऊंगा तुम उनके भी पैर छू लेना। मैं समझ गया, कोड वर्ड, काम खत्म। यही संस्कार मैंने अपने बेटे के अंदर डाल दिए। खोपड़े में बात गई। और मेरी बेटी वही सीख गई। मैंने कहा लड़कियों को पैर नहीं छुआया जाता। क्यों नहीं छुआया जाता? अरे मान लो चुकोटी घोटी काट के भाग गए तो, मतलब उनको माना जाता है भाई, सो कॉल्ड एक गॉडेस माना जाता है। समझ में आ गया? वैसे तो काफी लड़कियों की हरकतें आजकल चंडालनी टाइप की होती है, लोग डरते हैं, बट ऐसा हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में माना गया है। इज दैट क्लियर? तो मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जब पैर वैर छूते हैं, सम गर्ल स्टूडेंट्स आल्सो डू दैट। मैंने कहा नहीं भाई, लड़की से पैर छुआने में पाप लगता है, तो कृपया करके लड़कियां पैर ना छुए, वो बस नमस्ते कर लें, हम ही को वोट दीजिएगा अगली बार सर, और किसी को मत दीजिएगा। व्हाट इट। और लड़के तो कहीं मिल जाए रिश्तेदार, चल पैर छू, कि हम तुम्हारे पिताजी बहुत पैर छुए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये अच्छे संस्कार माने जाते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में भी कुछ अच्छे संस्कार होते हैं चिल्ड्रन, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंसिपल्स। और जिन पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे पता नहीं संस्कारी बनेगी ना बने, वो उनका नाम ही संस्कार रख देते हैं। ओके, चलो भाई। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जहां तक बात करें, ये कुछ ऐसे गाइडलाइंस आप बोल सकते हैं। और दो तरह के होते हैं बच्चों ये, एक होते हैं रिलेटेड विद जनरल मैनेजमेंट, और एक होते हैं रिलेटेड विद साइंटिफिक मैनेजमेंट। एक दिए थे हमारे फ्योल साहब ने, और एक दिए थे, बड़ा स्लो चलते थे इसलिए इनका नाम फ्रेडरिक विंसलो रख दिया गया, टेलर कपड़ा भी सुनते थे। एंड बोथ ऑफ देम केम फ्रॉम साइंटिफिक और टेक्निकल बैकग्राउंड। खोपड़े में बात गई। और ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो इवन आपके घर में भी अप्लाई होते हैं। और मैं तो हर इंसान को बोलता हूं, भाई कॉमर्स बिजनेस स्टडीज के पहले 2-3 चैप्टर पढ़ लो, ना किसी शादीशुदा जोड़े का डाइवोर्स होगा, ना कभी आपकी किसी से लड़ाई होगी, कुछ नहीं होगा। आप कम से कम अपने आप को और दुनिया को मैनेज करना सीख जाएंगे। ओके। सो दे आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। यू कैन जस्ट कॉल देम एज लॉ ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, खैर थोड़ा सा कॉपी किया था विदेश का, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो उन्होंने एक लोकसभा बनाया और एक राज्यसभा बनाया। लोकसभा तो 5 साल के लिए होती है, जब वो डिसॉल्व हो जाएगी तो देश को चलाने के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो कौन लेगा? सौरभ सर लेंगे। अरे मैं अमर तो हूं नहीं, हमेशा जिंदा रहूंगा। तो उन्होंने मेरे से पूछा सर क्या करें? मैंने कहा राज्यसभा की बात करिए, अपर हाउस की। और यहाँ पे वो अनपढ़ गवार 543 की तरह इलेक्ट होके नहीं आते हैं, यहाँ पे नॉमिनेशन होता है। बट नॉमिनेशन में भी जुगाड़ है। इज दैट क्लियर? मान लीजिए मैं नेता था किसी पार्टी का, इलेक्ट होके आया था, अब ऑपोजिट पार्टी वालों ने और मेरी पार्टी वालों ने घूस खिला के मेरे ही वोट कटवा दिए। अब मैं जाके पोक दूंगा पार्टी की असलियत, समझ में आ गया? तो पार्टी की बेइज्जती अलग होगी, कहेंगे अपना मुंह बंद रखिए, हम आपको राज्यसभा से एंट्री दे रहे हैं। तो राज्यसभा इज JIT, जुगाड़ इंडियन टेक्नोलॉजी। तो जो लोकसभा से कभी भी पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता, वो कहां से बनता है? राज्यसभा से। और असली नेता वही है जो लोकसभा से चुन के जाए, क्योंकि पब्लिक का प्यार उसी के साथ है। खोपड़े में बात गई। मैं भी सोच रहा हूँ इलेक्शन लड़ लूं, 3 वोट तो पक्का है। अरे एक मेरा अपना, एक मेरी वाइफ, एक मेरे बेटे का। ओके, चलिए। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस। आपने वो न्यूटन चाचू का एक लॉ पढ़ा होगा, ईच एंड एवरी एक्शन एज माइकल जैक्सन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर जगह अप्लाई होता है, सेम चलता है। बट हाँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे हैपन टू occur or apply differently in different circumstances and with different people। क्योंकि वो सारे लॉज जो है फिजिक्स और साइंस के, वो एब्स्ट्रैक्ट है, और ये पर्सन टू पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर है। तो अगर एक स्कूल में रूल बन जाए कि भाई आपको 8 बजे तक हर हाल में स्कूल आ जाना है, और जो बच्चे लेट पहुंचे क्या किया जाता है भाई? उनको घर वापस भेज देते हैं कभी कभी। कभी कभी कहते हैं चलो झाड़ू लेके फील्ड साफ करो, कभी कहते हैं एप्लीकेशन लिखवाओ, वगैरह वगैरह, ये एफर्ट्स हैं। इज दैट क्लियर? बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट हैज बीन ऑब्जर्व कि अगर बड़ा बच्चा है तो उसको घर वापस भेज देते हैं।
वो भी खुश हो गया, चलो अच्छा है। इज दैट क्लियर? छोटा बच्चा है तो भाई बेचारे के पेरेंट्स ही लेट सोए होंगे, खाना पीना पार्टी से लेट खा के आए होंगे, तो बच्चे की उसमें क्या गलती, तो उसको एंट्री दे दी जाती है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बट अगर हम यही बात करें किसी ट्यूटोरियल क्लास की, अगर बच्चा लेट आया क्या उसको भगा दे? किसी पर्टिकुलर पर्पज से लेट आया, सर लास्ट क्लास से लेट छूटे थे इसलिए लेट आ गए, तो उसको भी अटेंड करने की पूरी परमिशन दी जाएगी। तो क्या स्कूल का टाइमिंग वाला रूल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल सकता है? चलता है, टाइमिंग्स है वहां पे भी, बट थोड़ा सा वहां पे भी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। लॉजिक समझ में आ गया? स्कूल वगैरह में तो आपका अटेंडेंस शॉर्ट होगा, दे माइट डिबार यू फ्रॉम गिविंग एग्जामिनेशन। या कोचिंग में भी ऐसा होता है 50% अटेंडेंस जो टेस्ट नहीं दे पाओगे? बिल्कुल देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल से थोड़ा डिफरेंट है। तो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेर एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी 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 फ्लेक्सिबल। समझ में आ रही है बातें भाई? सो दे हैव गेन्ड इंपॉर्टेंस विद इंक्रीजिंग प्रोफेशनलिज्म ऑफ मैनेजमेंट, सब टाइम पास लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और फेसबुक, ये तो सबको याद ही होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और फेसबुक याद होगा ना? तो यूजीसी 2 एंड F2B, ये हैं आपके नोमैनिक्स फॉर फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला फीचर क्या है भाई? जनरल गाइडलाइन। जब भी इंडिया में कोई कानून बनता है बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को रेफर करते हैं कि भाई किस पार्ट में कौन सा आर्टिकल क्या बोल रहा है। आप कुछ ऐसा ना बना जाए तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो गलत साबित हो जाए। सर फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हमारे एजुकेशन सिस्टम का क्या तरीका होगा, क्या सिलेबस होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आपने इतना इजी कर दिया बच्चों को पास करने के लिए सिलेबस कि वो ग्रेजुएशन का एंट्रेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो माना जाएगा कि जो आपके एजुकेशनल लॉज हैं वो सही नहीं है। तो इट इज सेड कि भाई एक लैंग्वेज प्लस एनी 4 अदर सब्जेक्ट्स कुड बी टेकन इन क्लास 12 एंड पास परसेंटेज वुड बी अ मिनिमम ऑफ व्हाट, 33। बट मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कह रही नहीं, 10% वाले को पास मानेंगे, तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड से भी बहुत नीचे है कि ऊपर है? ऊपर है, नीचे है। तो बोला जाएगा कि भाई ये एजुकेशनल सेटअप का जो आपने कानून बनाया ये सही नहीं है। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड बाय ऑल चिल्ड्रन? तो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करता है अलग अलग कानून को बनाने के लिए, वैसे ही हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गाइड करते हैं कि हम क्या एम्प्लॉयज के साथ बिहेवियर रखें अपना, व्हाट टाइप ऑफ टेक्निक्स शुड बी फॉलोड टू मोटिवेट देम, एंड क्या उनको कॉम्पनसेशन वगैरह हमें देना पड़ेगा। तो जैसे आर्टिकल्स कानून के लिए होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारे बिजनेस को चलाने के लिए होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। दे आर फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सबको याद है कि भाई जब भी ये रूल बना होगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री टेम्परेचर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या एक ही बार पानी गर्म किया गया होगा? एक से कहीं ज्यादा बार, और अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाकर, मतलब ठंडी जगह पे, गर्म जगह पे, हर जगह। गर्म जगह पे हो सकता है 2 मिनट के अंदर ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, और ठंडी जगह पे हो सकता है कि 15 मिनट में आया। बट बॉइलिंग तभी स्टार्ट होती है समवेयर अराउंड 100। तो वैसे ही हमने बार बार चेक किया कि इंप्लॉइज को किस तरह से ट्रीट करें सो दैट दे शुड फील वेरी 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 हैप्पी, दे शुड बी हाईली मोटिवेटेड टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल मस्ट हैव हर्ड अबाउट कंपनीज कॉल्ड गूगल, HCL, इन्फोसिस, नाम सुना होगा इनको। कभी आपने सुना है कि गूगल में हर दूसरे दिन एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के चला जाता है? बट वाई इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया यू वोंट फाइंड कंसिस्टेंसी अमंग द टीचर्स? 2 4 5 साल नौकरी किए चले गए, 2 4 5 साल नौकरी किए चले गए, ऐसा क्यों होता है, कोई बता सकता है क्या? प्रॉब्लम इज दिस की सैलरी पे स्केल्स आर नॉट वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस टीचर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। तो टीचर कहता है भाई 5 साल नौकरी कर ली, अब यहाँ सैलरी ठीक ठाक मेरी बढ़ नहीं रही है, चलो हम कहीं और शिफ्ट कर जाए। बट क्यों गूगल में एम्प्लॉय नहीं छोड़ता, HCL में क्यों नहीं छोड़ता? बिकॉज वहां पे इंसान को इंसान समझा जाता है, जानवर नहीं समझा जाता। इज दैट अंडरस्टूड? तो हमारे स्कूलों को तो खैर अकल आएगी नहीं हिंदुस्तान में। तो काफी मेरे जान पहचान वाले टीचर्स हैं दूसरे स्कूल में जॉब करते, कहते हैं कि भाई कभी भी आपके विद्यालय में कोई अच्छा जॉब हो तो हमको बताइएगा, हम अपने स्कूल से त्रस्त हो चुके हैं। आपने कैसे गुजार लिए इतने साल? हमने कहा क्योंकि हम कभी त्रस्त हुए ही नहीं। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो जहां पे भी एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म टिका हुआ है, समझ लीजिए कि वहां के मैनेजमेंट की हरकतें बहुत ही ज्यादा प्रॉपर है, एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर नहीं है। हैव यू हर्ड कि टाटा मोटर से 3 महीने में एम्प्लॉय ने नौकरी छोड़ दी? नॉट एट ऑल। सो बार बार वी हैपन टू सी कि भाई अगर हम एम्प्लॉय को इस तरह से मोटिवेट करेंगे तो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। जैसे अब मैं आपको बताऊं, प्रयागराज सिटी में कुंभ मेला है,
तो प्रयागराज सिटी के काफी ऐसे जाहिल गवार स्कूल हैं जिन्होंने अपने टीचर्स को ये बोला वी आर कैंसलिंग विंटर वेकेशंस, क्योंकि मेले में ऑलरेडी छुट्टी मिलेगी। वाह 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 वाह। तुम 3 दिन खाना ना खाओ, चौथे दिन तुमको 56 भोग परोस देंगे। अरे भूख आज लगी तो खाना आज खाएंगे ना, 4 दिन बाद थोड़ा खाएंगे। तो भाई किसी को विंटर वेकेशन में जाना है अपने रिश्तेदारों के यहाँ, क्या कुंभ मेले की छुट्टी का इंतजार करेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो बस जहां पे ये सब रूल्स अप्लाई होते हैं कि भैया कुंभ मेले में 15 छुट्टी है इसलिए रेगुलर वेकेशन आर बीइंग कैंसल्ड, तो आपके यहाँ कोई भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सही है ही नहीं। ओके। यूनिवर्सली एप्लीकेबल, चाय की दुकान पे भी लागू होता है, टाटा मोटर्स पे भी लागू होता है। फ्लेक्सिबल, एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। कोविड में एम्प्लॉय के पास दो ऑप्शन थे, या तो घर बैठ के काम कर लें और या तो ऑफिस जाके मौत को गले लगा लें। क्या करें, मौत को गले लगाएंगे या घर बैठ के काम करेंगे? घर बैठ के। बट कुछ जाहिल ऑफिस वाले क्या करें, नहीं नहीं नहीं, वर्क फ्रॉम होम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कंफर्ट मिल जाएगा। कंफर्ट हम देना नहीं चाहते, हम गब्बर हैं, आप बसंती हो, हमें तो आपको परेशानी करना है, आप ऑफिस आइए। जब 2-4 टैया हो गए कोविड से और कोर्ट कचहरी में केस पहुंच गया, तो बोला गया भैया लॉकडाउन लगाओ और लोगों को वर्क फ्रॉम होम की परमिशन दे दो। इन्फोसिस वगैरह ने तो डिक्लेयर कर दिया 6 महीने बाद ही 2021 में, भैया हमारा 2026 तक तो वर्क फ्रॉम होम रिमोट मॉडल मोस्ट ऑफ द डेजिग्नेशंस पे चलेगा ही चलेगा। उनको क्या समझ में आया, हमारे ऑफिस में 200 लोग काम करते हैं, इज दैट क्लियर, जिसमें से 150 लोग ऐसा काम करते हैं कि ये ऑफिस ना भी आए तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ये बैक ऑफिस में बैठते हैं। बाकी 50 लोग जिनको भाई डिस्प्ले करना है प्रोजेक्ट का, जिनको डिस्प्ले करना है सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा, क्लाइंट से ऑफिस में बात करनी है, उनको ऑफिस में आना जरूरी है। तो 50 लोग के लिए एक छोटा ऑफिस ले लेंगे, बहुत बड़े ऑफिस की जरूरत नहीं है। 200 लोग वाले ऑफिस का रेंट है 1 करोड़ रुपए महीना, 50 लोग वाले ऑफिस का रेंट है 15 लाख रुपए महीना। तो बेटर है कि हम अपने रेंटल को कम कर लें और 150 लोगों को क्या बोले भाई तुम वर्क फ्रॉम होम कर लो, या वीकेंड पे एक दिन चले आना देखने के लिए कि भाई जिंदा होगी, मर तो नहीं गए कहीं, कि अपने एक एआई बना दिए, ऑटोमेटेड बोर्ड पूरा एआई काम किया जा रहा है, 3 साल बाद पता लगा आदमी 3 साल पहले ही मर गया था। ओके। तो वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन दे दी इनको, तो कंपनीज का भी फायदा हुआ, इंप्लॉय का क्या फायदा हुआ, निक्कर टी शर्ट में पूरा महीना निपट जाएगा। एक तो कपड़ा नहीं खरीदना, गाड़ी की पार्किंग बचेगी, गाड़ी का डेप्रिसिएशन बचेगा, तेल बचेगा, ड्राइवर की सैलरी बचेगी। तो ओवरऑल कॉस्टिंग स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो दिस कुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इसमें दो एग्जांपल्स भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस विल बी केप्ट एट द सेंट्रल टॉप लेवल ओनली, वो बॉटम लेवल के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, सेंट्रलाइजेशन। बट जब हम अपने बॉटम लेवल के लोगों को, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लोगों को भी पार्टिसिपेट कराएं डिसीजन मेकिंग में, चलाएंगे अपनी बट पूछेंगे सबसे, इट इज नोन एज व्हाट, डिसेंट्रलाइजेशन। तो मुकेश अंबानी जी ने 4-5 सीईओ के साथ बैठकर जियो के डेटा देखा, हमारी डिमांड क्या है मार्केट में, प्राइस धीरे धीरे बढ़ाया, क्लाइंटल पे क्या फर्क पड़ा, डिसाइड किया कि प्राइस को बढ़ा दो, किसी भी बॉटम लेवल के एम्प्लॉय के साथ डिस्कशन नहीं किया। तो दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, सेंट्रलाइजेशन। बट जब हम सेल्समैन के लेवल तक सारी राय मशवरा करें, उनसे भी फीडबैक लें, देन इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। खोपड़े में बात गई। तो जब बच्चा खुद ही घर आ गया, मम्मी लो बहू को आशीर्वाद दो, बच्चे ने क्या अप्लाई किया, सेंट्रलाइजेशन। मम्मी पापा कह रहे हैं तेरी शादी इसी से होगी, अच्छा दबंगई कर रहे हैं, चुलबुल पांडे बन रहे हैं, तो मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन। इज दैट क्लियर? बट जब घर में एक प्रोजेक्टर लगाया गया, एक टीवी स्क्रीन लगाई गई, एक एक करके फोटो डिस्प्ले हो रही है, प्राइस के साथ कितना दहेज जाएगा, यहां हम कितने में बिक सकते हैं, पूरे परिवार में वोटिंग वोटिंग हो गई, तब डिसाइड हुआ एक्स की शादी किसके साथ होगी, इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। समझ में आया? तो स्वयंवर क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। ओके। चलिए भाई, कॉन्टेंजेंट, समय अनुसार इनका एप्लीकेशन सिचुएशन टू सिचुएशन, कंडीशन टू कंडीशन कीप्स ऑन चेंजिंग। तो एम्प्लॉइज डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, मतलब जस्ट, जैसे तुरंत नोट पैसा हाथ में पकड़ा दे, अरे फेयर एंड जस्ट मतलब ठीक ठाक जितना वो डिजर्व करते हैं। बट व्हाट इज जस्ट एंड फेयर, इट विल बी डिसाइडेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर की बच्चों, ठीक है, तो यहां पे मैं दो एग्जांपल्स दूंगा आपके सामने। एक है भूल से ना लेना, भारत संचार निगम लिमिटेड, और दूसरा है एयरटेल। ये गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बीएसएनएल। तो यहां पे जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी चिल्ड्रन फिक्स, दैट विल बी एज पर द लॉज, और यहां पे फिक्स होगी सैलरी एज पर डिमांड। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? गवर्नमेंट का रूल है कि 12% ऑफ द सैलरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होगी। तो किसी की सैलरी अगर 50,000 रुपए है,
तो उसके ईपीएफ में जमा कितना करेंगे? 6,000। बट एयरटेल वाले कह रहे हैं अरे ये छोड़ के भाग जाएगा अगर 6,000 जमा करेंगे। तो सैलरी का 12%, 6,000। एम्प्लॉयर कह रहा है मैं 10,000 जमा करूंगा, तुम्हारी सैलरी से 6,000 काटूंगा। वाई वी आर गिविंग मोर देन द लीगल रिक्वायरमेंट? क्योंकि हमें पता है इस एम्प्लॉय की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अभी 1-2 साल या 2022 एंड की बात होगी, टाटा मोटर्स के एक हेड डिजाइनर थे जिनको टाटा मोटर्स 24 करोड़ रुपए साल सैलरी पे करता था, और वो नौकरी छोड़ के किसी जर्मन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मैंने बच्चों को एग्जांपल दिया था, बच्चे ने पागल है कि 24 करोड़ मिल रहा है। अब बच्चे को 24 करोड़ ज्यादा क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी पॉकेट मनी 200 रुपये महीना है। इज दैट क्लियर? बट इसके पास जो कारीगरी थी वो 50 करोड़ रुपए वाली थी, तो क्यों ये 24 करोड़ में काम करेगा? तो इसने टाटा मोटर्स को बोला भैया 24 करोड़ दे रहे हो, मेरे को 40 मिल रहा है, या तो पैसा दे दो वरना, जोर से बोलो जय माता दी, मैं छोड़ के गया। इज दैट अंडरस्टूड? क्योंकि इसको लग रहा है कि वहां पे इसका टैलेंट बेटर है। तो सर टाटा वालों ने इसको रोका क्यों नहीं? टाटा कह रहा है जाओ भाड़ में, कल जा रहे हो तुम, आज ही निकल जाओ, लो हम टिकट भी करा देते हैं। हमने जैगवार लैंड रोवर को खरीद लिया है, इतने भयंकर भोकाली डिजाइन तो हमको फ्री में मिल गए हैं, अब अगले 5 साल तक हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। लाइक माई सिस्टर इज वर्किंग विद कोटक वेल्थ, और अभी वो डीवीपी है, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी लास्ट ईयर शी कॉल्ड मी, भैया ये कंपनी वाले 12 लाख का पैकेज दे रहे हैं मेरे को, एक कौन सा बैंक है दूसरा था बार्कलेज, वहां से 19 लाख का ऑफर आया है, ज्वाइन कर लूं क्या? मैंने, पागल हो क्या? कह रही अरे 7 लाख रुपए ज्यादा मिल रहा। मैंने कहा, उनसे को 30 लाख दे। कह रही 30 लाख तो नहीं देंगे। मैंने बोलने में क्या जा रहा है, तुम अपनी हैसियत बताओ, अपनी औकात बता देंगे। तो वो लोग रेडी हो गए 25 लाख देने में। एक वो भी दे दिया, वो क्या होता है, अरे प्रपोजल लेटर टाइप जिसको बोलते हैं, इफ यू ज्वाइन ये पैसा आपको दे देंगे। तो कह रही ज्वाइन कर ले। मैंने, पागल हो, ज्वाइन नहीं करना है, अब ये अपनी पुरानी कंपनी को दिखाओ, और को 25 वहां से मिल रहा, तुम कितना बढ़ाओगे ये बताओ। तो उसके बॉस ने कहा ठीक है इस साल 18 लाख कर देंगे, 3 लाख बोनस दे देंगे, लगभग 21 लाख हो जाएगा, छोड़ के मत जाओ। तो कह रही भैया तब भी 4 लाख का नुकसान है। मैं, नहीं तुम्हारा फायदा है, तुम्हारा फायदा है। यहाँ पे क्या हफ्ते में 3 दिन जाना है, कभी जाने का मन नहीं, आज नहीं आएंगे, आज वर्क फ्रॉम होम है, आज अपने घर जा रहे हैं, आज पार्टी में जाना है, यू आर अ हेड हेयर, वहां पे यू विल बी अ चपरासी। नहीं समझ में आया? दो बिल्लियों को लड़ाइए और बंदर की तरह सुख मनाइए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो 3-4 लाख रुपए के पीछे, हाँ क्या कह रहे हैं? अरे उल्टा सीधा मतलब भाव समझ में आ गया, दो बिल्लियों को लड़ाइए और बंदर की तरह अपना काम बनाइए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो जो टॉप पोजीशन पे, टॉप लेवल पे बॉसेस बैठे हैं, उनको भी पता है कि इंप्लॉय ये सब करता है, क्योंकि वो भी यही कर रहे हैं अपने टॉप लेवल सीईओ के साथ। लॉजिक समझ में आ गया? तो इट इज कंटेंजेंट, मतलब टाइम टू टाइम, एज पर द सिचुएशन डिपेंडिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अब मान लीजिए फिर से वर्क फ्रॉम होम आ जाए, तो क्या हमें कोविड जैसा कुछ बोलना पड़ेगा? नो। तो पहले तो स्कूलों के लिए सिस्टम नहीं आता, कैसे ऑनलाइन क्लास चले। दिल्ली में तो हर तीसरे दिन की नौटंकी है, आज स्मॉग हो गया, ऑरेंज वेदर है, पता नहीं क्या भगवान जाने, सब नाटक चलता ही रहता है। ओके, बच्चे सोचेंगे रात में मैसेज देख लें कल सुबह स्कूल जाना है कि घर से पढ़ाई करनी है। तो अगेन इट इज कॉन्टेंजेंट चिल्ड्रन। मेनली बिहेवियर का मतलब, आपके जो भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे ऑल आर इंक्लाइंड, और सबका बेसिक एम क्या है भाई? एम्प्लॉय का बिहेवियर टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बीच बीच में आप सुनते होंगे भाई एम्प्लॉयज के लिए पार्टी अरेंज कर दी, रेस्टोरेंट में मूवी दिखाने ले गए। क्यों दिखाने ले गए मूवी, क्यों पार्टी अरेंज किए? क्या घर में खाना नहीं मिलता उनको? नो। ताकि उनको लगे कि अगर वो टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर बहुत ही ज्यादा, आप बोल सकते हो शब्द क्या है, वफादार हैं, तो एम्प्लॉयर भी उनकी चिंता कर रहा है, वो मेहनत करें और अपनी कंपनी की चिता ना जलाएं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जैसा एम्प्लॉयर होगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, वैसा ही एम्प्लॉय होगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉयर। इज दैट क्लियर? अगर आपको जरूरत है मान लीजिए 20 लाख रुपए की, हाँ ऐसा नहीं कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए महीना, आप चपरासी हैं तो आपको 20 लाख का लोन मिल जाएगा। आपकी सैलरी लाखों में है, आपको 20 लाख रुपए एडवांस चाहिए घर खरीदने के लिए। मैं एक एग्जांपल लेता हूं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। डीओ वर्ड सुना है बच्चों ने कभी? सर वो सुना है, पिस 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 पिस, डीओ। डीओ इज डेवलपमेंट ऑफिसर। जो बहुत हाई लेवल ऑफिसर्स होते हैं एलआईसी वगैरह, उनको डीओ बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफिसर की रैंक से ऊपर जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन देता है एलआईसी। और एलआईसी कहता है लोन ले लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए, इंटरेस्ट हम भर देंगे, यू पे अस ओनली। आपको 1 करोड़ का घर चाहिए, हमसे आप 1 करोड़ की फंडिंग ले लीजिए, एलआईसी के पास बहुत पैसा है, ठीक है, यू ओनली पे द प्रिंसिपल मनी, आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कभी आप एलआईसी जैसा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाएंगे? कभी भी नहीं जाएंगे। अगर मान लीजिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय हैं, आपको एफडी करानी है, तो जो भी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है,
आपको आधा 1% उससे ज्यादा मिलेगा। लोन पे अगर बोरोइंग 12% की है तो बीइंग एसबीआई एम्प्लॉय हो सकता है आपको 9% पे मिल जाए। क्यों ऐसा किया जा रहा है? ताकि आपकी जो फेथफुलनेस है वो कंपनी की तरफ बरकरार रहे। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो अगर देखा गया कि हमने एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया और वो खुद तो गया ही गया, अपने साथ 10 को और भगा के ले गया, क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म में सरवाइव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो अगर आपका कॉस्ट टुवर्ड्स द एम्प्लॉय पॉजिटिव है तो इफेक्ट भी उसका पॉजिटिव ही रहेगा। So principles of management are less than perfect since they mainly apply on human behavior. In real life situations, they are not identical. Company to company, it keeps on changing. Can you expect कि आप टाटा मोटर्स के एम्प्लॉई हैं और आप सीनियर एम्प्लॉई हैं, आप एक असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप टी शर्ट और बरमूडा पहन के ऑफिस जाएंगे? नो। बट गूगल में अगर आप प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपको किसी भी पब्लिक को या गैदरिंग को मीटिंग में एड्रेस नहीं करना और आपको सिर्फ कोडिंग करनी है अपने ऑफिस में जाके टेबल पे चेयर पे बैठकर, तो आप बरमूडा पहन के भी जा सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट इंडिया में बरमूडा पहन के कोई चला जाए तो लोग हंसेंगे उसके ऊपर। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? टॉप एसएमएस क्या होता है? टॉप एसएमएस स्कूल से ड्यू टू सर्टन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस द स्कूल इज क्लोज टुडे। सर इससे भी टॉप, द टीचर इज वेरी लेस, नो मोर। समझ में आ गया? चलिए। दे प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। अब मान लीजिए कि आपने आईआईएम से एमबीए किया और आपने मान लीजिए किसी घासलेटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से एमबीए कर लिया। तो ये जो घासलेट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है ये सिर्फ किताब पढ़ाएगा, बहुत ज्यादा फिलिप कोटलर साहब की बढ़िया किताब आप पढ़ लेंगे। बट आईएम आपको बोलेगा कि भाई हर 3-3 महीने की 3 बार इंटर्नशिप करके आओ किसी अच्छी कंपनी में, और वहां देख के आओ कि कैसे टॉप लेवल कोऑर्डिनेट करता है मीडियम मिडिल लेवल के साथ, एंड मिडिल लेवल कोऑर्डिनेट्स विद द बॉटम लेवल। तब आप समझ पाएंगे रियल लाइफ में काम कैसे होता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म। सो दे प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट। तो जब आप वहां देखेंगे कि भाई जो इंप्लॉय बड़ा इंपॉर्टेंट है, लग रहा है कि छोड़ के भाग गया तो कल सुबह ताला लग जाएगा, की प्रमोटिंग दैट एम्प्लॉय। और जिसको हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना मार के ऑफिस से छुट्टी लेनी और काम ही नहीं कर रहा है, उसको ऑफर कर दो वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कॉम्पनसेशन कि भैया तुम तो अब कल से आना ही ना। समझ में आ गया? तो इन दैट केस ये चीजें आप तभी समझ पाएंगे जब आपने रियल मैनेजमेंट देखा होगा और मैनेजमेंट को समझा होगा। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फेयर रेम्यूनरेशन है मान लीजिए, तो वो एम्प्लॉय जो ज्यादा एफिशिएंट है उसकी सैलरी ज्यादा हो और जो लेस एफिशिएंट है उसकी सैलरी ज्यादा हो। जो ज्यादा एफिशिएंट है, सपोज पुलिस में किसी की भर्ती हो गई, अब एक पुलिस ऑफिसर है उसने साल भर में 15 चोरों को पकड़ा और एक है जिसने 6 एनकाउंटर किए, तो आप किसको बेटर पुलिस वाला बोलेंगे? एनकाउंटर वाला बढ़िया। सर मूवी बनेगी इसके ऊपर, बॉलीवुड का बिजनेस बढ़ेगा। अरे शटअप, बकवास ना करो। जिसने 15 को जिंदा पकड़ा वो और क्राइम आगे रिपोर्ट कर सकता है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग? ये जो 6 एनकाउंटर हुए, पैर में गोली मारी गई तो एनकाउंटर माना जाएगा, बट अगर सीधे पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी तो एनकाउंटर माना जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहां पे उस पुलिस वाले को जो थोड़ा सा हार्मोनियल है, जो थोड़ा सा मतलब सोचता है लोगों के बारे में, भाई किसी भी क्रिमिनल को हम ठीक कर सकते हैं, तो उस पुलिस वाले का प्रमोशन ज्यादा जल्दी होगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं आगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है? आपको छुट्टी तो सैंक्शन हो गई, बट छुट्टी में कोई इंपॉर्टेंट ईमेल करना है आपने किसी डिपार्टमेंट को, और आपके बॉस ने बोला भाई जरा ईमेल कर देना 2 घंटे के अंदर। मैं छुट्टी पे हूं बॉस, मेरे से कुछ ना बोलो, 1 हफ्ते बाद ऑफिस आएंगे तो बात करेंगे। 1 हफ्ते बाद आप ऑफिस गए, बॉस कह रहा है ये लो प्रेम पत्र, क्या है? 3 महीने का तुम्हारा गिफ्ट है इसके अंदर। ये कौन सा गिफ्ट है? सैलरी है, अब मत आना। समझ में आ गया? भाई कोई मजबूरी थी, कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, तभी तुमको हमने काम बोला था। अब इतनी कौन सी भयंकर छुट्टी थी, या तुमने मौन व्रत धारण किया हुआ था कुंभ मेले में, तुम मेल ही नहीं कर सकते थे? इज दैट अंडरस्टूड? तो प्राइवेट कंपनीज में एम्प्लॉइज आर देयर, वो छुट्टी पे रहते जरूर हैं बट काम संडे को भी करते हैं। ओके, जस्ट लाइक टीचर्स। भाई नॉर्मल टीचर है, स्कूल जा रहे हैं आप, आपको कोई प्रॉब्लम फंसी, संडे को स्कूल जाकर दरवाजा खटखटाएंगे, टीचर को मेरे डाउट पूछना है अपना? एब्सोल्युटली नॉट। बट अगर आपने टीचर को टेक्स्ट कर दिया, सर ये प्रश्न का जवाब दे दीजिए, और टीचर ने झट से आपको जवाब दे दिया, बेटा कल बात करेंगे। इज दैट क्लियर? तो फिर आप गूगल की हेल्प ले लेंगे। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे ताकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हो जाए। तो जितने भी ये प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉइज हैं, कहने को इनके ऑफिस टाइमिंग्स 9 to 6, 10 to 5 वगैरह होते हैं, बट ऐसा एग्जैक्टली
होता नहीं है, दे आर अवेलेबल 24/7। ओके, पता लगा आप कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड से कॉल रिसीव करते हैं, सर गोडाउन में आग लग गई है, अब तो मेरी ड्यूटी तो ऑफ हो चुकी है ना, मैं सुबह 10 बजे आऊंगा बात करूंगा, तो भाई आपकी ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, बट आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को फोन करें। लाइक माय फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, इज एन असिस्टेंट मैनेजर इन एचडीएफसी बैंक, प्रयागराज सिविल लाइंस ब्रांच। अब वहां जाके डिस्काउंट ना मांग लेना क्रेडिट कार्ड पे। तो एक दिन फोन कर दिया उसके गार्ड ने, सर वो सायरन बजने लग गया है। तो पता लगा कोई चूहा हुआ तार वार काट गया था। तो रात को 1:30 बजे वो भाई साहब बैंक गए, फिर वहां जाके उन्होंने ताला खोला, सायरन का मेन स्विच ऑफ किया, पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दी कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम हो गई थी। लॉजिक समझ में आ गया? अब बोला नहीं नहीं मेरे से कोई मतलब नहीं, मैं कल सुबह समझूंगा। पता लगा सुबह तक सारे जो नोट थे ओम नमः स्वाहा हो गया। समझ में आ गया? अब वो बैंक वाले 7 फेरे ले रहे हैं बैंक के ब्रांच के। So they help managers in taking scientific decisions based on assessment of situation and emphasize on logic rather than blind faith. For example, sir, एम्प्लॉय जा रहा था मीटिंग में, रास्ते में कार से वापस लौट रहा था, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, नौकरी से निकालते उसको बाहर? एब्सोल्युटली नॉट। तो अच्छे एम्प्लॉयर की ये पहचान है कि भाई कम से कम 2 4 6 महीना एज पर लॉस जो भी उससे बन सके उसकी सैलरी को रोके ना। और अगर उसकी फैमिली में कोई एलिजिबल पर्सन है तो उसकी जगह पे उसको जॉब दे दिया जाए। गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ऐसा होता है, सपोज समबडी इज एन आईएएस ऑफिसर और उसकी डेथ हो गई, अब ऑब्वियस सी बात है उसकी बीवी को जो कम पढ़ी लिखी है क्या उसको आईएएस बना देंगे? बट ऐसा जॉब जरूर दे देंगे कि उसका मंथली मेंटेनेंस वगैरह खर्चा पानी चल पाए। हाँ, उसकी बीवी को और तीसरे दिन लैक में पार्लर जाना अगर है तो भैया इतना ना कर पाएंगे, अब रोटी कपड़ा मकान टाइप्स कर देंगे। दे हेल्प मीटिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ये कोविड वाला एग्जांपल आपको याद होगा। तो जैसा तरह का एनवायरनमेंट होगा अकॉर्डिंगली हम उस तरह के जॉब्स के लिए, उस तरह के काम करने के तरीके के लिए आपको ट्रेन भी करवा देंगे। तो दोस्त पीपल हु हैव वर्क फ्रॉम होम और वो कोडिंग वगैरह करते हैं तो कंपनी उनको पैसा देती है, 50,000 रुपए ले लो फर्नीचर खरीदने के लिए, ताकि घर में भी आराम से टेबल चेयर पे बिजनेस कर लो। ओके, दे हेल्प इन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय रिस्पॉन्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द पब्लिक। अब यहां पे मैं पॉलिटिकल लीडर्स की कुछ बात कर सकता हूं। मान लीजिए कि एक नेताजी एक शहर के हैं, अब उनको शहर की चिंता है, वहां के लोग एक पर्टिकुलर प्लेस तक बहुत ज्यादा कम्यूट करते हैं, बट वहां से कोई ट्रेन नहीं है। तो क्या नेताजी चुप बैठे रहें और इंतजार करें मैं जिस दिन रेलवे मिनिस्टर बनूंगा उस दिन रेलवे बोर्ड को बोल के ट्रेन चलवाऊंगा? नो नो नो। इवन अगर वो नॉर्मल सा पार्षद भी है, कॉर्पोरेटर भी है, तो उसके पास भी राइट है बोलने का। तो वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए वगैरह को बोलेगा भाई यहाँ से ढेर सारा कम्यूटिंग होता है तो कृपया करके ट्रेन यहाँ चलवाई जाए, और ऐसा होता भी हमारे इंडिया में। ओके, सो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करें, अगर एडुकेट सैलरी और टाइम पे इतनी सैलरी दे दी जाए कि वो अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मीटअप कर पाए, क्या कभी भी आपका एम्प्लॉय चोरी करेगा? कभी नहीं करेगा। एम्प्लॉय चोरी सिर्फ उस दिन करेगा जब आप उससे काम तो ज्यादा ले रहे हैं बट सैलरी इतनी नहीं दे रहे विच इज नॉट इवन कमेंसुरेट टू मैनेज हिज और हर डे टू डे एक्सपेंसेस। क्या करना स्टार्ट कर देगा? वो चोरी करनी स्टार्ट कर देगा। ओके, लोगों को नींद तो नहीं आ रही भाई? लोगों को नींद तो नहीं आ रही है? हाँ, चलिए। दे आर यूज एज द बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब जहां तक एजुकेशन और रिसर्च की बात है तो वहां पे मैं पहले एजुकेशन की बात करूंगा। वाई डू पीपल स्टडी एमबीए कोर्स चिल्ड्रन? जस्ट टू अंडरस्टैंड की इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे किया जाए। बट बच्चे कहेंगे सर वो मुकेश अंबानी, रतन टाटा जी, इन्होंने तो कभी एमबीए किया नहीं। सर हमारे दादाजी ने एमबीए नहीं किया और 150 करोड़ रुपए हमारे पापा के बिजनेस का टर्नओवर है। दादाजी ने बिजनेस को 20 साल दिए हैं, इनफॉर्मली वो चीजें सीखी हैं जो मैनेजमेंट में आज सिखाई जाती हैं। जो या तो आप जैसे लोग 20 साल दादाजी की तरह एक्सपीरियंस लें और या तो 1.5 2 साल का एक एमबीए का कोर्स कर लें। सर 1.5 2 साल का है बोल रहे हैं, वो पढ़ाई लगभग 1.5 साल ही होती है, बाकी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है। तो वुड यू लाइक टू वेस्ट योर 20 years? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? कुछ ऐसी बात है कि एकदम बर्गर की तरह पेट निकल आया बर्गर खा खा के, अब या तो डेली 10 किलोमीटर वॉक करें 2 घंटा और या तो जिम ज्वाइन कर लें आधा घंटा, आराम से एकदम आ वो पैसड़ वाले टीवी से 6 पैक्स बन जाएंगे। लॉजिक समझ में आ गया? नहीं समझ रहे हो? चलिए, सो रिसर्च की बात करते हैं। सपोज यू आर डूइंग अ पीएचडी कोर्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई आप लो लेवल पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे, आप खुद मिडिल लेवल हैं, फिर अपने प्रोफेसर को अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे भाई मैंने ये काम किया है, अब आप इसको करेक्ट करिए, आप इसको ऑथराइज करिए कि सही है या गलत है। सही है तो फिर जाके अपना रिसर्च पेपर प्रिंट करेंगे और आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाएगी।
सिमिलरली दोज पीपल हु ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, मैं बीटेक्स की भी बात कर रहा हूं, क्या उनको सुपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हर जगह इंडिया में ट्रेन किया जाता है? आईआईटीज वगैरह ट्रेन कर देती है बिकॉज दे हैव रिसोर्सेज, बट वो जो अपने झोला छाप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टाइप्स हैं, क्या ये ट्रेनिंग दे पाते हैं? बट कंपनी को फायदा क्या है? यहां से एक सस्ता इंप्लॉय मिल जाएगा छोटा काम कराने के लिए, उसको ले चलते हैं, 6 महीने की ट्रेनिंग दे देंगे और अपने लायक उस आदमी को बना लेंगे। तो देयर ऑल्सो वी नीड टू मैनेज। आपको लगता होगा कि नीट का एग्जाम देके डॉक्टरी की पढ़ाई करना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। 5 to 10% स्टूडेंट्स नीट का एग्जाम लेने के बाद, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमसे डॉक्टरी ना हो पाएगी। जब देखते हैं ह्यूमन बॉडी और पहले दिन वो छुरी से स्कैल्पिंग करते हैं, खुद ही निपट जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। क्योंकि कहना आसान है हम डॉक्टर बनेंगे, जो मरा हुआ शरीर सामने होता है, जिंदा इंसान से किसी को डर नहीं लगता, क्योंकि उसका नेचर पता है, 2 झापड़ मारेगा, एक घूसा मारेगा, हम भी पलट के मार देंगे। समझ में आ गया? मरा हुआ पता नहीं कौन सा हिस्सा चला दे पैर का, हाथ का, पता नहीं उसकी आत्मा हमारे अंदर आ जाए। इज दैट क्लियर? तो वहां पे लोग फेंट कर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। माय रिलेटिव्स आर देयर इन मेडिकल कॉलेजेस, दे यूज्ड टू टेल दिस। तो मैं फिर करते क्या है वो? अब उनको निकाल तो सकते नहीं भाई, डॉक्टर है ही नहीं वैसे हमारे देश में इतने। फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है कि भाई इट इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, आई रिपीट इट्स जस्ट एन ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? और जो खलीफा टाइप के होते हैं, और जिसका पैर काट के ले चलेंगे, लेग पीस खाएंगे मैरिनेट करके। समझ में आया कि नहीं आया? सो न्यू मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक ऑपरेशंस रिसर्च, कॉस्ट अकाउंटिंग, जस्ट इन टाइम मैं आपको समझा चुका हूं। जापानीज टेक्नोलॉजी है। अगर फैक्ट्री में सवेरे 8:30 पर प्रोडक्शन स्टार्ट होना है और हमें 100 करोड़ रुपए का रॉ मटेरियल चाहिए बच्चों, हम एक दिन पहले भी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 100 करोड़ रुपए का एक दिन का भी एडवांस रॉ मटेरियल खरीद का पेमेंट करना लाखों रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन इंपोज कर देगा हमारे ऊपर। तो हम 8:30 पे अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो रेक्विजिशन भेजेंगे 8:25 पे, रॉ मटेरियल की डिलीवरी करो। क्योंकि अगर पहले डिलीवरी करोगे तो पहले पैसा मांगोगे, पहले पैसे मांगोगे तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने पड़ेंगे तो कहीं से लाएंगे, जहां से लाएंगे उनको क्या देना पड़ेगा? आईफोन, इंटरेस्ट। तो हु इज गोइंग टू बेयर दिस इंटरेस्ट बर्डन? तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, टाटा, मारुति, हुंडई एंड ऑल दैट, ये पहले से रॉ मटेरियल नहीं खरीदती, इनके फैक्ट्री के अंदर ही क्लच प्लेट की दुकान, टायर की दुकान, लाइट की दुकान, हॉर्न की दुकान सब रहती है। द टाइम दे वांट द थिंग्स, दे सेंड द रिक्विजिशन, विद इन 15, 20, 30 मिनट्स थिंग्स आर अवेलेबल। जस्ट लाइक दैट कि आपके स्कूल में मान लीजिए स्पोर्ट्स वगैरह है, कोई कल्चरल इवेंट है, क्या 6 महीने पहले टेंट लग जाता है? हार्डली 1-2 दिन पहले। वाई? बिकॉज टेंट वाले को क्या देना पड़ता है? रेंट। जितना अर्ली लगवा लेंगे उतना रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। मेरा बस चले तो मैं बोल दूं कुर्सी अपने घर से लेके आओ, ताकि कुर्सी का किराया भी बच जाए। चलिए, सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी किसी ने सुना है आज से पहले? सिक्स सिग्मा, बेरेगुंग को छोड़ दीजिए, बाकी लोग बताएं। नहीं सुना? चलिए, ये टेक्नोलॉजी बच्चों मोटोरोला ने इन्वेंट की थी। और किस लिए इन्वेंट की थी? 50 लोग मार्केट जाते हैं मोबाइल खरीदने, अगर 10 का मोबाइल फोन खराब निकल जाए, विल इट कैरी अ गुड रेप्यूटेशनल टैग फॉर द कंपनी? नो। तो मोटरोला का कि भाई हम 100 पीस को बनाकर टेस्टिंग करेंगे कि वो खराब है या सही है। तो मोटरोला ने डिस्कवर किया कि भाई 5% आउटपुट डैमेज हो रहा है, 5% आउटपुट डैमेज हो रहा है। तो अब इस आउटपुट को भी करेक्ट करने की उम्मीद है, और हमारा टारगेट ये है 1 out of 1000 मोबाइल्स कुड बी डेड ऑन अराइवल, डीओए बोलते हैं इसको उनकी भाषा में। ये तो चल सकता है, बट इससे ज्यादा का हमारा फॉल्स रेट नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा का फॉल्स रेट है तो कंपनी की रेप्यूटेशन स्टेक पे आ जाती है। तो सैमसंग क्या करता है, जब मोबाइल फोन डिब्बे में पैक होता है, पैक करने के बाद फिर उसको खोल के देखते हैं और थ्रो टेस्ट करते हैं। अगर थ्रो टेस्ट में गिरने के बाद वो ऑन हो गया, इसका मतलब इसके अंजर पंजर फिक्स एकदम ठीक तरीके से हुए हैं, देन इट इज डिलीवर्ड टू द मार्केट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, कोर्सेज होते हैं सिक्स सिग्मा के। इसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं, जैसे ग्रीन बेल्ट सिक्स सिग्मा, ब्लैक बेल्ट सिक्स सिग्मा, वो टाइकोंडो वगैरह नहीं होता है। तो ऐसे कोर्सेज होते हैं, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, कॉलेजेस वगैरह में करवाए भी जाते हैं। तो ये सब कोर्सेज वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर होते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सुनाई पड़ गई भाई बात? चलिए, यस सर। तो अगले लेक्चर में बच्चों चालू करेंगे फेल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो राम जी के वनवास पे थे 14, और उसके बाद टेलर बाबू के तो 4 ही 6 हैं, तो इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और नेक्स्ट लेक्चर विल कंप्लीट बोथ ऑफ देम। ओके, कोई क्वेरी आज तक के लेक्चर में खास किसी की भाई? नो सर। नो सर। नो सर।